नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का एक नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रेलवे ने जो एक्ट अप्रेंटिस की रिक्रूटमेंट निकाली है 2026 की, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या रहने वाला है इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, बाकी सारी डिटेल्स भी आगे इसमें डिस्कस करेंगे। दोस्तों सबसे ज़रूरी आपके पास ITI होना चाहिए किसी ट्रेड से, उसके लिए 1599 यानी कि लगभग 1600 वैकेंसीज़, क्योंकि ये बाद में वैकेंसी बढ़ेगी भी। ठीक है, कुछ वैकेंसी इसमें बढ़ाई जाएंगी, तो इस बारे में आगे देखेंगे। तो मैं फिर से बता देता हूँ, ईस्ट कोस्ट रेलवे जो है उसने यहाँ पे 1599 वैकेंसीज़ निकाली हैं अप्रेंटिसशिप के लिए। तो जो भी ITI के कैंडिडेट्स हैं उनके पास आपको क्लास 10th में 50% मार्क्स होने चाहिए और एक ITI का कोई एक ट्रेड सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और अगर यहाँ बात करें एज की, तो 15 से 24 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए, जो कि 15 सितंबर 2026 से ही काउंट की जाएगी आपकी। आगे हम इसमें बात अगर करें कौन कौन सी ट्रेड रहने वाली हैं, तो कुछ ट्रेड यहाँ पे इन्होंने दी हैं: फिटर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिस्ट, कारपेंटर एंड मैसन यानी मिस्त्री। ये सारी जो ट्रेड्स रहने वाली हैं इनमें आगे हम डिस्कस करेंगे। सारी डिटेल्स पॉइंट बाय पॉइंट आपको डिस्कस करेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे अपना सपोर्ट प्रोवाइड करते रहें। आगे इस वीडियो में सारी डिटेल्स देखते हैं क्या रहने वाली हैं। तो जो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि एप्लीकेशन ओपन जो है वो आपका 26 अगस्त को हो जाएगा और 15 सितंबर तक आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देना है, क्योंकि 15 सितंबर इसकी लास्ट डेट है। 5 बजे के पहले ये फॉर्म आपको फिल करना है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो फ़ी जो है यहाँ पे वो 100 रुपीज़ है। और यहाँ पे वुमेंस, SC, ST एंड PWBD कैंडिडेट्स जो हैं उन्हें यहाँ पे कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, ये तो बहुत ही अच्छी बात होगी इसमें। आगे इसमें देखते हैं जो भी की हाइलाइट्स हैं इस अप्रेंटिसशिप से रिलेटेड, उनकी हाइलाइट्स को देखते हैं। जो ऑर्गेनाइजेशन है यानी कि जिसने वैकेंसी निकाली है वो है ईस्ट कोस्ट रेलवे RRC भुवनेश्वर। ठीक है, RRC भुवनेश्वर ने ये वैकेंसी निकाली है अप्रेंटिसशिप के लिए। पोस्ट का जो नेम है वो एक्ट अप्रेंटिस है। 25 डेजिग्नेटेड ट्रेड्स में यहाँ पे आपको अप्रेंटिसशिप कराई जाएगी। साथ ही साथ टोटल वैकेंसीज़ की अगर बात करें तो 1599। ठीक है, अब यहाँ पे क्या ये प्रोविजनल है, इनमें वैकेंसी बढ़ाई भी जा सकती है और घटाई भी जा सकती है, बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर यहाँ मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10th पास आपका होना चाहिए और 50% मार्क आपके 10th में होने ही चाहिए। और साथ ही साथ इसमें आपके पास एक ITI का रिलेवेंट ट्रेड से सर्टिफिकेट होना चाहिए। जिस भी ट्रेड से आप यहाँ पे अप्रेंटिस करना चाहते हो उस ट्रेड का सर्टिफिकेट ITI का होना चाहिए आपके पास। आगे अगर हम इसमें बात करें आपका सिलेक्शन इसमें कैसे होगा, तो मेरिट इन मैट्रिकुलेशन मार्क्स यानी कि आपके 10वीं क्लास में जो भी नंबर आए हुए हैं, जितने भी परसेंटेज आए हुए हैं, उसके बेसिस पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। इसके लिए आपको कोई एग्ज़ाम नहीं देना है, कोई इंटरव्यू नहीं देना है। आपके 10th के मार्क्स के हिसाब से आपको यहाँ पे कॉलेज आपका सिलेक्शन जो है वो हो जाएगा। अगर यहाँ बात करें स्टाइपेंड की, आपको पैसा कितना मिलेगा, तो जो भी इन्होंने लिख रखा है प्रिस्क्राइब्ड रेलवे बोर्ड रेट अमाउंट नॉट प्रिंटेड। यहाँ पे आपका अमाउंट प्रिंट नहीं किया है इन्होंने किसी भी जगह पे, बट जो भी रेलवे के रूल्स हैं उनके हिसाब से आपको इसका पे जो होता है वो दिया जाएगा। अगर हम जॉब लोकेशन की बात करें तो ओडिशा, ठीक है, ये आपकी रहने वाली है। जो ECOR डिवीज़न है एंड वर्कशॉप जो है रेलवे की, उसमें आपको अप्रेंटिसशिप यहाँ पे करवाई जाएगी। एप्लीकेशन विंडो जो है वो 26 अगस्त को ओपन हो जाएगी और 15 सितंबर को क्लोज हो जाएगी। तो 15 सितंबर के पहले आपको ये फॉर्म को फिल कर देना है यहाँ पे। अब यहाँ पे लिखा है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप, यहाँ पे दे रखा है इन्होंने साइंड बिफोर ट्रेनिंग बीइंग्स फॉर अ माइनर द ग्रेजुएशन साइन। ठीक है, जो भी यहाँ पे गार्जियन साइन, जो भी यहाँ पे इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट अप्रेंटिसशिप का है उसमें जो लगने वाले साइन और एग्रीमेंट वगैरह हैं उनके बारे में बताया हुआ है कि भाई गार्जियन वगैरह इन सबके साइन आपके लगेंगे इसमें। ठीक है, चलिए अब अगर हम यहाँ पे वैकेंसी ब्रेकडाउन देखते हैं, टोटल 1599 वैकेंसीज़ हैं और यहाँ पे इन्होंने जो अलग अलग डिवीज़न्स दे रखे हैं कि भाई कहाँ किस जगह पे कितनी वैकेंसीज़ हैं, उसका यहाँ पे वैकेंसी ब्रेकडाउन दे रखा है। जैसे खुर्दा रोड डिवीज़न जो है वहाँ पे 773 वैकेंसीज़ निकली हैं। रायगढ़ डिवीज़न जो है वो 292 वैकेंसीज़, और यहाँ पे आगे देखते हैं संभलपुर डिवीज़न में 262। कैरियज रिपेयर वर्कशॉप जो है, ठीक है, ये है आपका मंचेश्वर में, उसमें आपकी 250 वैकेंसीज़ हैं। और जो हेडक्वार्टर्स है ECOR भुवनेश्वर में, हेडक्वार्टर्स में आपकी यहाँ पे 22 वैकेंसीज़ निकली हुई हैं। तो ये तो आपका वैकेंसी ब्रेकडाउन हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ उन्होंने वार्निंग दे रखी है, मोस्ट ट्रेड्स एग्जिस्ट इन ओनली 1 और 2 यूनिट्स। ठीक है, कुछ ऐसी हैं जो मतलब हर जगह, कुछ ट्रेड ऐसी हैं जो हर जगह अवेलेबल नहीं है। जैसे मान लो संबलपुर में फिटर की है और कैरिज रिपेयर वर्कशॉप में फिटर की है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो हेडक्वार्टर्स में भी हो। ठीक है, तो ये यहाँ पे इन्होंने वार्निंग दे रखी है। चलिए आगे इसमें देखते हैं जो ट्रेड से रिलेटेड है, इन्होंने लो यहाँ पे ब्रेकडाउन भी दे दिया कि कौन सी ट्रेड है और कहाँ पे ये ट्रेड के स्लॉट अवेलेबल हैं। तो टर्नर और ड्राफ्ट्समैन है यानी मैकेनिक जो है, उसकी खुर्दा रोड में 6 स्लॉट और 2 स्लॉट, यानी टर्नर के 6 और ड्राफ्ट्समैन के 2 स्लॉट। ठीक है, आगे इसमें देखते हैं ब्रिज इरेक्टर जो है उसकी खुर्दा रोड में 90 स्लॉट्स हैं। सीट मेटल वर्कर है, मैकेनिक है मोटर व्हीकल का, उसकी मंचेश्वर में 20 और 10 स्लॉट हैं। ठीक है, क्रम से। ग्राइंडर और ड्रिलर जो है उसकी रायगढ़ में 36 स्लॉट्स हैं फॉर ईच, यानी कि दोनों के 36 स्लॉट हैं। सेक्रेटरियल असिस्टेंट जो है यानी स्टेनोग्राफी, उसके हेडक्वार्टर्स में 10 स्लॉट हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात है और एक चीज़ जो है इसमें, वो पेंटर के मंचेश्वर, रायगढ़ एंड संभलपुर में
नो स्लॉट एट खुर्दा रोड, यानी कि इन 3 जगह पे यहाँ पे पेंटर के स्लॉट्स हैं, लेकिन खुर्दा रोड में कोई भी स्लॉट नहीं है इसका, तो इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। चलिए आगे इसमें देखते हैं जो कैटेगरी के हिसाब से उन्होंने ब्रेकडाउन दिया है कि अनरिजर्व जो है उनकी 633 वैकेंसीज़ हैं, ओबीसी के लिए 435, एससी के लिए 251, ईडब्ल्यूएस के लिए 164 और एसटी के लिए 116 वैकेंसीज़ यहाँ पे कैटेगरी वाइज ब्रेकडाउन दिया गया है। चलिए आगे इस वीडियो में देखते हैं जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए इस अप्रेंटिसशिप के लिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। इन्होंने पहला दे रखा है मैट्रिकुलेशन, यानी कि 10th पास आपके पास होना ही चाहिए। डिटेल में अगर देखें तो पास अंडर द 10+2 सिस्टम विद मिनिमम 50% एग्रीगेट मार्क्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। 50% मार्क्स आपके होने चाहिए 10th में। ट्रेड सर्टिफिकेट की बात करें तो ITI सर्टिफिकेट और नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, ठीक है, NTC इन अ रिलेवेंट ट्रेड अप्रूव्ड बाई NCVT और SCVT, जो ये बोर्ड होते हैं ITI के, इससे यहाँ पे आपका अप्रूव होना चाहिए, ये नहीं कि कैसा भी सर्टिफिकेट आप ले आओ। आगे इसमें देखते हैं लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन यानी पैथोलॉजी जो है, उसमें क्या है कि 12th पास विद फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी प्लस 50% मार्क्स इन बोथ 10th यानी 12th, दोनों में 50-50% मार्क्स आपके होने चाहिए और ये सब्जेक्ट एग्जिस्ट करने चाहिए आपके मार्कशीट के अंदर। आगे इसमें जो भी सेक्रेटरियल असिस्टेंट जो है यानी स्टेनोग्राफर जो है, उसमें आपके पास नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए अप्रूव्ड बाई NCVT और SCVT, ठीक है। और यहाँ पे जो कोपा की है, कोपा में आपको बोर्ड बेस्ड बेसिस IT सेक्टर की ट्रेनिंग होनी चाहिए, ठीक है, अंडर द सेंटर ऑफ एक्सेलेंस। और यहाँ पे क्या है कि या फिर आपके पास क्या है कि कंप्यूटर नेटवर्किंग प्लस NTC यानी नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए कंप्यूटर नेटवर्किंग में। चलिए आगे इसमें देखते हैं, इन्होंने बोल रखा है कि कौन लोग एलिजिबल नहीं हैं। नॉट एलिजिबल जो कैंडिडेट्स हैं वो हैं इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एंड डिप्लोमा होल्डर्स, यानी कि आपके पास अगर BTech वगैरह है या डिप्लोमा है तो आप इसके लिए बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है, क्योंकि अप्रेंटिस सिर्फ ITI वालों के लिए है। चलिए आगे इसमें देखते हैं जो एज लिमिट की इन्होंने यहाँ बात कर रखी है। एज लिमिट अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो 15 सितंबर से जितनी भी आपकी एज काउंट की जाएगी वो 15 सितंबर के बेसिस पे काउंट की जाएगी और आपकी एज 15 साल से 24 साल के बीच में होनी चाहिए। सबसे ज़रूरी बात ये है। यहाँ पे कुछ कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन भी हैं, जैसे जनरल जो हैं, ठीक है, जनरल के जो कैंडिडेट्स हैं उनकी 15 से 24 के बीच में होनी ही चाहिए, उन्हें किसी भी तरह की कोई छूट नहीं मिलेगी। OBC कैंडिडेट्स को 3 साल की छूट है, SC ST कैंडिडेट्स को 5 साल की छूट है और PWBD कैंडिडेट्स को 10 साल की छूट यहाँ पे एज में मिलेगी। चलिए आगे इसमें देखते हैं जो भी एज रिलैक्सेशन को क्लेम करने के कुछ रूल्स यहाँ पे इन्होंने दिए हैं। जो भी रेलवे के रूल्स हैं वो सारे आप यहाँ से वीडियो को पॉज करके बिल्कुल ही देख लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं इसमें आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा हूँ। चलिए आगे इसमें देखते हैं। देखिए जो भी यहाँ पे डिटेल्स आपकी हैं इस जॉब से रिलेटेड, वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक ऐड कर दूंगा इसका, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन रेलवे ने निकाला है उसका, और वहीं पे आपको अप्लाई करने का भी लिंक ऐड कर दूंगा मैं। तो आपका नोटिफिकेशन और एप्लीकेशन लिंक दोनों डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ पे जाके आप इसको क्लिक करके चेक कर सकते हैं। और हाँ, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे अपना सपोर्ट प्रोवाइड करें, ठीक है। चलिए आगे इसमें वीडियो में देखते हैं जो यहाँ पे परमिजेबल डिसेबिलिटी बाई ट्रेड्स जो हैं, PWBD जो एप्लीकेंट्स हैं, उनमें यहाँ पे दे रखा है कि किस ट्रेड में कितना अलाउ कर रखे हैं इन लोगों ने, वो ट्रेड वाइज यहाँ पे दे रखा है, आप इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। हर एक ट्रेड का यहाँ पे दे रखा है इन्होंने। अगर हम बात करें सैलरी की कि आपको अप्रेंटिसशिप के बीच में क्या सैलरी मिलेगी, तो ये रेलवे का जो नियम है उसके हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी। यहाँ पे इन्होंने अभी नोटिफिकेशन में कोई एक फिगर नहीं दिया है कि भाई हम आपको इतने रुपए देंगे। अप्रेंटिसशिप करने के बाद यहाँ पे आप जब भी रेलवे में कोई जॉब पाते हो, लेवल 1 के हिसाब से आपकी सैलरी कंसीडर की जाएगी 18,000 से 56,900 के बीच में, जो कि उसकी बेसिक पे की रेंज रहती है। ये आप अप्रेंटिसशिप के बाद जब फ्यूचर में कोई नौकरी आप इसमें अप्रेंटिसशिप के बेसिस पे पाओगे रेलवे में, तब की बात कर रहा हूँ। बाकी अभी अप्रेंटिसशिप में कितना मिलेगा इसके बारे में कोई भी यहाँ पे अभी रेलवे ने निकाला नहीं है। जैसा कि यहाँ पे लिखा है प्रिस्क्राइब्ड अप्रेंटिसशिप का स्टाइपेंड कितना होगा, वो प्रिस्क्राइब्ड रेलवे बोर्ड रेट, नो अमाउंट स्टेटेड। पे स्केल जो है वो 18,000 से 56,900 उनका है, जो फ्यूचर ओपन मार्केट जो रहेगी आपकी लेवल 1 की जो रेलवे की पोस्ट रहेगी उसके लिए, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं NAC प्लस और CCAA प्रेफरेंसेस जो हैं, यानी अप टू 20% ऑफ दोज लेवल 1 वैकेंसी सब्जेक्टेड टू मीटिंग द RRB और RRC एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देन प्रिस्क्राइब्ड, ठीक है। अब यहाँ पे आगे देखते हैं हॉस्टल अकोमोडेशन जो है वो आपको नहीं मिलेगा भाई, आपको खुद से रहना पड़ेगा। TADA जो रहता है डॉक्यूमेंटिफिकेशन का, वो भी आपको नहीं मिलेगा, आपको खुद से ही अरेंज करना पड़ेगा। आगे इसमें देखते हैं जॉब आफ्टर ट्रेनिंग जो है, नो क्लेम टू रेलवे एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। यहाँ पे आपकी अप्रेंटिसशिप है, 1 साल के बाद आपको बाहर कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि उसके बाद आपको परमानेंट करके इसमें जॉब दे दी जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। आगे इसमें देखते हैं सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी ग्रांटेड बाय नेशनल काउंसिल ओनली ऑन पासिंग द प्रोफिशिएंसी टेस्ट एट द एंड ऑफ ट्रेनिंग। जो आपको सर्टिफिकेट है प्रोफिशिएंसी का रेलवे के द्वारा तभी मिलेगा जब ट्रेनिंग के बाद में आप प्रोफिशिएंसी टेस्ट को पास कर लेंगे, ठीक है। विल्डफुल अब्सेंस फ्रॉम ट्रेनिंग,
लाइएबल टू रिफंड द इंटायर कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग प्लस ऑल स्टाइपेंड पेड। अगर आप यहाँ पे अपसेंट हो जाते हैं इस अप्रेंटिसशिप यानी कि बीच से छोड़ देते हैं अप्रेंटिसशिप को, तो आपको पूरी कॉस्ट जो ट्रेनिंग में आप पे खर्च की गई है वो लौटानी पड़ेगी, और जितना भी स्टाइपेंड आपको दिया है वो सारा का सारा आपको वापस करना पड़ेगा। तो बहुत ही ध्यान से इसमें सिलेक्शन लें, ठीक है। ब्रेकिंग द अप्रेंटिसशिप कॉन्ट्रैक्ट जो है, अप्रेंटिस और श्योरिटी पेज ऑन अमाउंट इक्वल टू 3 months लास्ट ड्रॉन स्टाइपेंड। यानी कि आपने अगर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ते हैं आप स्टाइपेंड का, इसका अप्रेंटिसशिप का, तो आपके 3 महीने के स्टाइपेंड के बराबर आपके पैसे काट लिए जाएंगे। अब यहाँ पे देखा जाए अगली कंडीशन, इफ़ द एम्प्लॉयर ब्रेक्स द कॉन्ट्रैक्ट। अगर मान लो रेलवे कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करती है तो एम्प्लॉयर पेज द अप्रेंटिस कंपनसेशन इक्वल टू 3 months लास्ट ड्रॉन स्टाइपेंड। यानी कि अगर आपने तोड़ा तो आपसे 3 महीने का स्टाइपेंड ले लिया जाएगा, अगर रेलवे तोड़ती है इस कॉन्ट्रैक्ट को तो वो 3 महीने का स्टाइपेंड आपको दे के भेजेगी, ठीक है। विदड्रॉइंग फ्रॉम ट्रेनिंग नॉट परमिटेड वंस सिलेक्टेड एक्सेप्ट फॉर रीज़न बियॉन्ड योर कंट्रोल। यानी कि अगर आप खुद को इस अप्रेंटिसशिप से बाहर करना चाहते हैं, आप सिलेक्शन लेने के बाद छोड़ना चाहते हैं, तो साफ लिख रखा है कि बिल्कुल भी परमिटेड नहीं है ये चीज़, ठीक है। आपका जो आपके कंट्रोल से बाहर का कोई अगर रीज़न आपके पास है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी केस है, तो भले ही आपको यहाँ से रिलीव कर दिया जाए। कॉन्ट्रैक्ट रजिस्ट्रेशन जो है मस्ट रीच द अप्रेंटिसशिप एडवाइज़र विद इन 3 months ऑफ द डेट ऑफ साइनिंग, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखें इन चीज़ों का। तो इसमें आगे देखते हैं कि जो सिलेक्शन प्रोसेस है आपका, इसके लिए क्या रहने वाला है। पहले तो इसमें कोई भी रिटन टेस्ट नहीं होगा, कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा। इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है उनको जिनके 10th में बहुत अच्छे मार्क्स आए हुए हैं। चलिए आगे इसमें देखते हैं। पहला रहेगा आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन, सबमिट ऑन RRC भुवनेश्वर पोर्टल विद इन द डेडलाइन। सबसे पहले तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, मेरिट लिस्ट के बाद आपको ट्रेड वाइज लिस्ट बनाई जाएगी, ठीक है, कि आपकी ट्रेड की कितनी क्या वैकेंसीज़ कहाँ पे हैं, उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपका रहेगा चौथा स्टेप, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल आपको कैरी करने पड़ेंगे। यहाँ पे डिटेल भी दे रखी है इन्होंने, ये आप डिस्क्रिप्शन में ये डिटेल्स भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद स्टैंड बाई लिस्ट जो है, यानी कि फाइनल लिस्ट जो आपकी यहाँ पे प्रिपेयर करके रिलीज़ की जाएगी, उसमें आपका सिलेक्शन कर दिया जाएगा। टाई ब्रेक जो है, ओल्डर कैंडिडेट फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि मान लो जिसकी एज 24 के करीब पहुँचने वाली है तो उनको पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास और भी एज है तो, क्योंकि आपको आगे मौके बहुत मिलने वाले हैं। अब यहाँ पे जो मेडिकल स्टैंडर्ड्स की हम बात करें, मेडिकल स्टैंडर्ड्स की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, हाइट आपकी 137 सेंटीमीटर होनी चाहिए, वेट जो है वो 25 किलो से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। चेस्ट एक्सपेंशन जो है नॉट लेस दैन 3.8 सेंटीमीटर, इससे ज़्यादा आपका चेस्ट एक्सपेंशन होना चाहिए। विज़न जो है आपका, यानी आँख की नज़र, वो 6/9 या 6/12 विद और विदाउट ग्लासेस, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसका ध्यान रखा जाएगा। हियरिंग में जो है आपका गुड इन बोथ ईयर्स, नॉट हियरिंग एड परमिटेड, ठीक है। सीधी सी बात, आप बहरे नहीं होने चाहिए कुल मिला के। ब्लड प्रेशर जो है मस्ट नॉट एक्सीड 140 साइस्टोलिक, ठीक है। 140 से 85 के बीच में आपका ब्लड प्रेशर रहना चाहिए। और आगे इसमें बात करते हैं जो जनरल हेल्थ है, ठीक है। जनरल हेल्थ की अगर बात करें तो फ्री फ्रॉम कॉन्टीजियस और इन्फेक्शियस डिसीज़, ठीक है। किसी भी तरह की आपको बीमारी नहीं होनी चाहिए, सबसे बड़ी बात तो ये है। एलिमेंट्री सिस्टम की अगर बात करें तो इनफ नेचुरल टीथ और मस्टिकेशन, ठीक है। अदर सिम्टम्स जो हैं वो आपके स्किन, स्पीच वगैरह ये सारा कुछ रहता है, वो बेसिक सा रहता है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा चेकिंग नहीं होती है इस चीज़ की। चलिए आगे इसमें देखते हैं हाउ टू अप्लाई। तो स्टेप 1 जो है वो क्रिएट अ पर्सनल ईमेल आईडी दैट विल स्टे एक्टिव, ठीक है। ईमेल आईडी आपके पास होनी चाहिए जिससे कि आपको रजिस्टर कर लेना है इस पोर्टल पे और उसके बाद लॉगिन करना है। सेकंड स्टेप में आपको दिया रखा है इन्होंने, फिल द पर्सनल डिटेल्स, ट्रेड, आधार नंबर, ठीक है। और जो भी यहाँ पे मैट्रिकुलेशन मार्क्स हैं, आपके CGPA और जो भी आपकी ITI रिलेटेड डिटेल्स है वो सारी आपको फिल कर लेनी है। थर्ड स्टेप इन्होंने दे रखा है, मेक श्योर योर नेम, फादर्स नेम एंड डेट ऑफ बर्थ। ये सारी चीज़ें जो आपकी पर्सनल डिटेल्स में है वो आधार कार्ड के हिसाब से होनी चाहिए, जो कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिखाना पड़ेगा। चलिए फोर्थ स्टेप यहाँ पे देखते हैं, अपलोड और कलर फ़ोटो, ठीक है। फ़ोटो, सिग्नेचर और ये सारा का सारा आपको सेम रखना है, आगे चल के आपका सिलेक्शन होता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपसे मांगा जाएगा। फिफ्थ स्टेप इन्होंने दे रखा है, अपलोड द 10th मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, ठीक है। कंसोलिडेटेड ITI मार्कशीट या NTC एंड कास्ट EWS वगैरह जो भी आपसे एप्लीकेबल है आपके ऊपर, वो सारे सर्टिफिकेट की ओरिजिनल कॉपी स्कैन करके आपको अपलोड करनी है। सिक्स्थ स्टेप जो है वो 100 रुपये की फ़ी आपको पे करनी है, जो लोग भी फ़ी देने के काबिल हैं, एलिजिबल हैं उनको, ठीक है। जनरल कैंडिडेट्स एंड OBC की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी सबके लिए फ्री है। सेवन्थ स्टेप है आपका, डाउनलोड द सबमिटेड एप्लीकेशन, ठीक है। सबमिट करके एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि ये आपको आगे काम आने वाला है, मेरिट लिस्ट में ये आपका बहुत काम आएगा। ओनली 1 एप्लीकेशन पर कैंडिडेट, कोई भी कैंडिडेट एक से ज़्यादा एप्लीकेशन अप्लाई नहीं कर सकता है, ये रूल है। इसके अगेंस्ट अगर आप जाओगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा।
अब यहाँ बात करते हैं नोटिफिकेशन रिलीज डेट 21 अगस्त। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो स्टार्ट है वो आपके 26 अगस्त शाम 5 बजे से स्टार्ट है और लास्ट डेट जो है वो 15 सितंबर है। 5 बजे के पहले पहले आपको इसमें अप्लाई कर देना है। एज रीनॉक्ड ऑन 15 सितंबर यहाँ पे रहेगी आपकी। 15 सितंबर के हिसाब से आपकी एज काउंट की जाएगी और जो भी OBC NCL का सर्टिफिकेट है या और भी जो अदर सर्टिफिकेट्स हैं वो सारे 1 अप्रैल 2026 के हिसाब से आपके काउंट किए जाएंगे। उसके बाद ही बने होने चाहिए, उसके पहले नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो 15 सितंबर जो है वो उसकी लास्ट डेट है। इसको आप अपने कैलेंडर में मार्क कर लीजिए क्योंकि इसके बाद कोई भी फॉर्म आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। कैंडिडेट्स की हम बात करें तो ऑल फीस की अगर बात करें तो ऑल कैंडिडेट्स में 100 रुपये है, नॉन रिफंडेबल है, ये वापस नहीं आएगा आपका पैसा। SC ST PWD एंड वुमेन कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कोई भी फ़ी नहीं है, फ्री है फॉर्म उनके लिए। चलिए आगे देखते हैं। पेमेंट जो है ऑनलाइन मोड में करनी है, इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। आगे इन्होंने दे रखा है जॉब लोकेशन एंड ट्रेनिंग यूनिट्स। ये आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि किस यूनिट में किस लोकेशन पे आपकी जॉब लगेगी। ठीक है, तो बार बार उस चीज़ को रिपीट करने का कोई मतलब नहीं बनता। चलिए आगे इसमें देखते हैं जो एसेंशियल लिंक्स हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है जॉब से रिलेटेड उसका मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, वहाँ से डाउनलोड कर लें। अप्लाई करना है अगर आपको यहीं से तो उसका भी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वहाँ से जाके आप ये 2 इंपॉर्टेंट लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे अपना सपोर्ट प्रोवाइड करते रहें क्योंकि मैं गवर्नमेंट जॉब्स पर ऐसे ही वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।